स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। व्यूअर्स, आज राजनीति के अलग रंगों की चर्चा हो रही है। उपचुनाव में सारी पार्टियां लगी हुई हैं। महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश, बंगाल, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर इस वक्त उपचुनाव हो रहा है। मैं महाराष्ट्र की बात आपके सामने करता हूं, जहां एमएलसी के इलेक्शन होने वाले हैं। 12 जुलाई को इसके लिए वोटिंग होने वाली है। बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। लेकिन उपचुनाव में एक सीट की बात रह गई थी, वो मैं जल्दी से कर लेता हूं। वो है मध्य प्रदेश की एक सीट, अमरवाड़ा की सीट है। अमरवाड़ा की सीट छिंदवाड़ा में आती है। बिल्कुल, छिंदवाड़ा में बीजेपी ने छिंदवाड़ा जीत लिया। इस बार जहां 100 में 100 मिला बीजेपी को, 100% स्ट्राइक रेट, वो मध्य प्रदेश था, वहां पर 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत ली। कमलनाथ जी का जो बरसों का रिकॉर्ड था, दशकों का, वो टूट गया। वो सीट भी भाजपा के पास आ गई। उसकी ये एक असेंबली सीट है अमरवाड़ा। यहाँ पर कमलेश प्रताप शाही बीजेपी से, धीरेन शाह इनवाती कांग्रेस से चुनाव लड़ा। जरा यहाँ का ही बता दीजिए, लोकसभा ले लिया, विधानसभा भी ले लेंगे क्या? कमलेश शाह 3 बार से कांग्रेस के विधायक रहे वहां पर। ये भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस की है, 3 बार के विधायक रहे। चुनाव के पहले, छिंदवाड़ा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। और बहुत करीबी माने जाते हैं कमलनाथ के ये, और भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो कमलनाथ के जो बेटे हारे, उसमें बड़ी भूमिका इनकी भी रही है। इनका एक अच्छा वोट बैंक रहा है कमलेश शाह का वहां पर। अब ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने से अपना प्रेस्टीज बना लिया है कि इन्होंने मेरे बेटे को हराया है, तो मैं इनको किसी भी स्थिति में जीतने नहीं दूंगा यहाँ से। तो कमलनाथ वहां भी दिन रात लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। तो ये सीट बहुत टफ है। भारतीय जनता पार्टी भी जीतने की कोशिश में है, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट जीतना इस बार वहां पर। सारे नेताओं ने नाक का सवाल मिला लिया। अब अगर मैं किसी से मिलूंगा तो नाक ही दिखेगी सबसे। महाराष्ट्र की बात करते हैं। मैंने आपको कहा एमएलसी इलेक्शन हो रहा है। एमएलसी इलेक्शन में पुराने में उद्धव ठाकरे को हवा नहीं लगी थी। एकनाथ शिंदे इधर आ गए थे बस में अपने सारे लोग भर करके, और अब फिर वही अब यहाँ पर बदला लेने का मौका है उद्धव ठाकरे के पास। अब सारे मेरी जानकारी तो यह है कि होटल खोजे जा रहे हैं, और होटल मुंबई में तो मिल नहीं रहे। अंबानी परिवार की शादी है। अंदर की खबर कुछ हम लोग अभी देंगे। अभी रिसोर्ट की हो रही, सब आसपास के सब अलीबाग में रिसोर्ट में चले गए। सब वहाँ की सब सुविधाएं रहती है। वहाँ ज्यादा कैमरे लगे नहीं रहते हैं, तो मीडिया को खबर लग नहीं पाती। तो वहाँ फिर विधायकों इस बार ये सुन रहे हैं कि ये महायुति बीजेपी वाले जो है इनको ज्यादा डर लग रहा है इस बार। देखिए, आपके विधानसभा चुनाव है, इस समय भितरघात बहुत ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा तो अजित पवार की पार्टी के जो विधायक है वो टूटेंगे। क्योंकि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार से टिकट चाहता होगा, वो अजित पवार का साथ छोड़कर इस बार इनको साथ देना पड़ेगा। जो उद्धव ठाकरे के पास लौटना चाहते होंगे एकनाथ के विधायक, वह इस समय एमएलसी के इसमें वोटिंग करेंगे। क्योंकि शर्त ये रहेगी कि अगर आपको टिकट चाहिए तो आप अभी एमएलसी में वोट दो, क्योंकि 27 वोट चाहिए इनको इस समय। 23 वोट चाहिए, 23 वोट चाहिए कैंडिडेट को जिताने के लिए। और मुझे लग रहा है कि इस स्थिति में अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जिस हिसाब से वहां पर बात सही है व्यूअर्स के लिए भी, मेरे लिए भी, एमएलसी के चुनाव में इतना दमखम क्यों? मतलब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है एमएलसी का इलेक्शन? मुझे लगता है एमएलसी चुनाव किसी भी राज्य में बहुत इंपॉर्टेंट। विधायक ही रहते हैं ना, एमएलसी मतलब विधायक ही रहता है। तो विधायक ही रहते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं ना, ये सरकार में मंत्री बनते हैं। और फिर 6 साल के लिए इनका वोट नहीं होता ना। नहीं वोट होता है। नहीं, इनका विधानसभा में थोड़ी वोट होता है। लेकिन आप जैसे देश की बात करेंगे, लोकसभा राज्यसभा, तो वैसे ही विधान परिषद होती है। तो आपको जब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, तब तो दोनों सदनों बिल्स पास कुछ मामलों के लिए दोनों सदनों में बहुमत स्ट्रेंथ होती है वो। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दमदार इस बार उम्मीदवार इसके अंदर उतारे। जैसे कि पंकजा मुंडे जो चुनाव हार गई थी, उसको दे दिया गया, पंकजा मुंडे को उतार दिया है। इसने अपने ये जो है उद्धव ठाकरे ने अपने मिलिंद नार्वेकर, जो उनका पीए, सबसे पावरफुल आदमी है वो, उसको टिकट दिया है। फिर जयंत पाटिल को शरद पवार ने दिया, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी एमएलसी है। तो बड़े बड़े उम्मीदवार वहां पर उतारे हैं, और इस बार यह तय हो जाएगा कि किसके विधायक किसके साथ जुड़े हुए और किसकी क्या पोजीशन है। आप बात करते, मेरे दिमाग में एक वीडियो चल रहा था, आ गया तो बात कर ही लेता हूँ। वो ठाकरे साहब, जूनियर ठाकरे साहब नाच रहे थे वहां एक फंक्शन में, उसकी बड़ी चर्चा हो रही सोशल मीडिया पर। आपने देखा वीडियो? हुआ आदित्य ठाकरे कहीं नाच रहे थे। आदित्य ठाकरे अंबानी परिवार की शादी का कोई फंक्शन था। अच्छा, लेकिन उसमें मैंने क्यों देखा सोशल मीडिया पर, किसी ने कहा कि वो तो पीछे तीसरी रो में नाच रहे थे एक्स्ट्रास की तरीके से, ऐसा उसमें लिखा था। मैं नहीं सर, लेकिन मैं चर्चा का विषय है। अब आदित्य ठाकरे अंबानी की शादी में नहीं नाचेंगे तो क्या हमारे आपके यहाँ? जिसके नाच रहे थे ये भी तो समझिए, पूरे 500 सबको नचाते हैं। सब बड़े लोग नाच रहे हैं, जो शादी है, सगाई है, उसमें सब नाच। और अब चुनाव में जाना सर, आपको डोनेशन तो लगेगा ना। इसमें तो बहुत अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स और बिजनेस
और बॉलीवुड, महाराष्ट्र का जो है ये ट्रायंगल जो है, इसकी वजह से ही वहाँ की पूरी व्यवस्था चलती है। और महाराष्ट्र में वैसे भी चुनाव है सर अभी, पैसा चाहिए लड़ने पैसा के लिए। भी चाहिए, नहीं, और पैसा सब भी छोड़ चाहिए, दें तो भाई डांस भी उनकी चाहिए। अपनी एक सर्किल होगी, वो अपने आसपास के लोगों के यहाँ ही झूमेंगे नाचेंगे ना। ठीक है। मूल तो वो भी हाँ, अब तो ये इसमें सर ये 12 हैं, बताया जा रहा है 9 निकाल सकती है महायुति। हाँ, 9 सीटें। 9 निकाल जाएगी इसमें, क्योंकि अभी क्या है, निर्दलीय जो भी है वो भी इसमें बड़े फैक्टर होंगे। इसके अंदर जो छोटे दल है, जैसे ओबीसी की पार्टी क्या करेगी, समाजवादी पार्टी क्या करेगी, इसके अंदर प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी क्या करेगी, बच्चू कडू के जो विधायक है वो क्या करेंगे, जिन पार्टी के 2, 3, 4 विधायक है, जो निर्दलीय विधायक है, 12 निर्दलीय, उनका रुख क्या होगा। और इसमें पैसा चलता है, जैसे निर्दलीय विधायक जो होते हैं उनको पता है कि अगर किसी को पैसा चाहिए तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपया तक लेके लोग वोट अपना देते हैं इसके अंदर, तो ये कमाई का भी निर्दलीय विधायक को आपको यानी आपको मतलब पक्का पत्रकारों को समझ सब पता होता है नहीं। किसका क्या रेट है, लेकिन तब भी कोई कुछ करता ना नहीं। मैं तो दूसरा कहीं इनके ऊपर मानहानि का दावा होगा। 5-10 करोड़ ये कुछ तो सोचिए, महाराष्ट्र का एमएलसी का चुनाव है भाई, आप इसको समझ लिए, यूपी बिहार समझ लिया, हाँ, ये 10 करोड़ थोड़ा तो तो नीचे। फर्क होना चाहिए। इतना बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल है कर्नाटक उस से राज्य ज्यादा में। रेट है। मतलब उसी टाइप का है, उसी मैंने मतलब सुना था कर्नाटक बराबर का मुकाबला देश है। में सबसे ज्यादा रेट कर्नाटक में देखिए पैसा यूपी तो ज्यादा बिहार जाता जैसा होगा, नहीं समझना लेकिन आधिकारिक रूप से जो विधायक कबूल करता है कि हाँ 5-7 मिल गया है, मेरे को मिलता उसको ज्यादा है, लेकिन वो कम करके बताता है अपने इसके लिए। तो मुझे लग रहा है इस बार वो भी फैक्टर काउंट करेगा कि निर्दलीय कहाँ जा रहे हैं, विधायक कहाँ वोटिंग कर रहे हैं। नहीं, इसमें कोई डर है आपको लगता है टूट फूट का? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कोई टूट-फूट होने वाली नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर अजित पवार के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अजित पवार का जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन रहा है, तो उसके विधायकों के अंदर बहुत डर है। तो जो विधायक शरद पवार के पास जाना चाहते होंगे, 40 विधायक है ना अजित पवार के। हाँ, तो मुझे लग रहा है अजित पवार के टूटेंगे, बिल्कुल। एकनाथ शिंदे के कुछ टूट सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि जो निर्दलीय को, छोटे दलों को जो मैनेज कर लेगा, उसका पल्ला भारी रहने अरे वाला है। शरद पवार और इधर उद्धव ठाकरे दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हमारे विधायक वापस लौट रहे हैं। देखिए वो तो अभी कहेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि सारे विधायक लौटेंगे, 1-2 विधायक लौट सकते हैं। और जिनको टिकट नहीं मिलेगा, कई बार ऐसी भी स्थिति होगी कि भाई किसी कारण से अगर टिकट कट जाता है विधायक का किसी कारणवश से, तो वो दूसरी पार्टी में लौटेगा ही टिकट लेने के लिए। मेरी टीम ने तो ये भी रिसर्च दी है कि कौन सी पार्टी के विधायक कौन से होटल में रुक रहे हैं। तो एक बीजेपी वाले ताज प्रेसिडेंसी में, शिवसेना वाले ताज लैंड में, एनसीपी वाले होटल ललित में, शिवसेना वाले उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले होटल आईटीसी ग्रैंड मराठा में। मतलब उन्होंने होटल भी मराठा वाला चुना। हाँ, लेकिन एकनाथ शिंदे के विधायक जो है सब वो मतलब जो रिसोर्ट बने हुए ठाणे के आसपास, वहां उनको रुकने में बड़ा मजा आता है। पिछली बार भी जब उन्होंने बगावत की थी तो एक रात पहले वहां रुके थे, वहां पार्टी बनी थी। किसके? एकनाथ शिंदे के जो विधायक गए थे, पार्टी वहां करते हैं और फिर वो निकलते, क्योंकि जंगल में बना हुआ है तो पत्रकार पहुंच नहीं पाते, तो कैमरे की नजर में नहीं आते, तो वो लोग वहां रिसोर्ट में रुकने के आदी होते हैं। लेकिन समीर जी, आप इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी जो है कमजोर हुई है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप से, वो अजीत पवार के ग्रुप से लोग बीजेपी कमजोर नहीं हुई, बीजेपी तो स्ट्रांग है। अजीत पवार की लेकिन जो बीजेपी के अलाइज, हाँ वो कमजोर है, निश्चित रूप से कमजोर है, वो कमजोर है, तो बीजेपी को भी ऑटोमेटिकली कमजोर बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छा है, जितने कमजोर ये पार्टी अभी होंगी अजीत पवार की पार्टी, उतना लोग विधानसभा में। ये जो खबरें चल रही थी कि अजीत पवार से अलग हो सकती है बीजेपी, क्या हुआ उसका? नहीं, देखिए उसमें बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। अजीत पवार से अलग होना कोई ऐसे नहीं हो पाएगा। ये जब टिकट बंटवारा शुरू होगा, जब ये होगा कि भाई इतनी सीटें, हमारे साथ इतने विधायक टूट के आए थे, तो कहा जाएगा भैया देखो तुम लोकसभा में ये स्थिति हुई है, अब तो सब चाचा जी के पास ताकत है। वो जो सीट शेयरिंग पे बार्गेन शुरू होगा, उस वक्त कुछ हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो मेरी वहां कुछ लोगों से बात हुई, शुरू में जरूर लगता था, लेकिन उनको ये लगता है कि देखिए ये लोकसभा का चुनाव था, और वो ये भी कह रहे हैं, जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई देश भर में जो स्थिति थी, जिस तरह का माहौल बना, वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा में अजीत पवार काम के हैं, हम उनको फिलहाल छोड़ने वाले नहीं। अच्छा, लोकसभा में ना सही, लोकसभा में ना सही, विधानसभा में वो काम करें, ऐसा बीजेपी के लोग मान रहे हैं। आप बीजेपी के जिन लोगों से आपकी बात होती है, इस विधानसभा चुनाव को अपने लिए कितना मुश्किल मान रहे हैं, या बिल्कुल मान रहे हैं कि गया हमारे हाथ से? या नहीं, ऐसा नहीं। उनका कहना है कि चुनाव मुश्किल है, लेकिन चूंकि हम बहुत मजबूत स्थिति में, हमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वाली मुश्किल है। विधानसभा की बात कर रहा हूं, उनको लग रहा है अभी कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव, उनको ये लग रहा है कि टफ है, लेकिन अगर हम ठीक से लड़ाई लड़ ले गए तो ये चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि मैं आज की तारीख में इसको त्रिशंकु विधानसभा देख रहा हूं महाराष्ट्र में। इस हालत में त्रिशंकु हो जाएगी तो फिर तो गजब ही हो जाएगा। 6 पार्टियां वहां पर, महाराष्ट्र में इसी हालत में हो जाएगी।
महाराष्ट्र में बीजेपी के क्या समीकरण दिखते हैं? समीर जी के बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी की अपनी सिचुएशन ठीक है, लेकिन बीजेपी डिपेंडेंट है अलाइज पे, और जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने महाराष्ट्र में किया, मुझे लगता है उस पे सबसे बड़ा टेस्ट तो अभी होगा कि क्या जो एक्सपेरिमेंट किया था एनसीपी को तोड़ के, शिवसेना को तोड़ के, वो आगे के लिए फ्यूचरिस्टिकली उनके लिए बेनिफिट करेगा या इतना उनको फायदा पहुंचाएगा, मुझे लगता है साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें दिख रही है कि शिवसेना अभी भी मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और कौन सी वाली शिवसेना? हाँ, यही इसका भी टेस्ट होगा कि क्या अभी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में मुझे नहीं लगता है कि बहुत क्लियर है कि उद्धव का शिवसेना ज़्यादा डोमिनेंट है और वही असली शिवसेना है या एकनाथ शिंदे का, मुझे नहीं लगता है इस पे कोई पूरा अभी फैसला है। बाकी तो समीर जी अब तो सर मतलब ये क्लियर हो गया, शिवसेना तो उद्धव ठाकरे को कहने की जरूरत नहीं है, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी डिक्लेयर हो गई है, शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास आ गई है। बराबर है ना। हाँ, लेकिन पार्टी का नाम तो चला ही गया है ना, शिवसेना एकनाथ शिंदे की और उद्धव बाला साहब ठाकरे। बात कर लेनी चाहिए। ये बिल्कुल एक बड़ा अच्छा सवाल आरती जी ने हमारे सामने रख दिया कि लोकसभा चुनाव ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि असल शिवसेना किसको कहें। नहीं दिया दोनों, और एकनाथ शिंदे ज्यादा बेहतर स्थिति। कितनी सीटें आई बताइए ना? 22 में 9, 15 में 7, 22 में 9 आई उद्धव ठाकरे की, 15 में 7 एकनाथ शिंदे ने मतलब थोड़े से ही सही, लेकिन बाजी मारी। स्ट्राइक रेट तो बेटर ही रहा। मुझे लगता है वोट बैंक शिफ्ट, मतलब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ ही वोटर्स विधानसभा चुनाव में जुड़ा रहेगा, क्योंकि जो बंबई का कोर वोटर है, जिस हिसाब से वोटिंग हुआ है बंबई का, वो उद्धव के फेवर में जाता हुआ दिखा है और अभी भी उद्धव के पास ही जाएगा। तो शिवसेना का जो सेंटिमेंट है, बड़ा वर्ग, वो जरूर जाएगा। हालांकि थोड़ा डेंट उद्धव को लगेगा एकनाथ शिंदे के साथ, तो ठाणे, कल्याण, डोंबिवली वाला जो एरिया है वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएगा, जहां वो लंबे समय तक शिवसेना की राजनीति करते रहे। लेकिन बंबई का जो वोटर है, मुझे लग रहा है वो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा रहेगा। मतलब पुरानी शिवसेना बटी तो वोट भी बट ही रहा है। बिल्कुल बट रहा है। और एनसीपी, असल एनसीपी किसको कहें? लोकसभा चुनाव ने क्या बताया? देखिए, अभी तो जो वोटर्स रहे उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अगर बारामती की आप बात करोगे तो निश्चित रूप से शरद पवार के का पलड़ा भारी रहा है वोटिंग के हिसाब से। तो शरद पवार के साथ सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है। अब ये विधानसभा चुनाव तक शरद पवार के साथ सेंटिमेंट रहता है, या अजित पवार डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं, या अजित पवार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ऐसे कैंडिडेट उतारते हैं कि जो शरद पवार के कैंडिडेट पर भारी पड़ते हैं। यह देखने की वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शरद पवार अभी भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बना है शरद पवार का, कांग्रेस का और उद्धव ठाकरे का, इनके वोट आपस में ट्रांसफर हो रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ट्रांसफर हो रहे इनके, वो अभी अजित पवार का वोटर जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, वो अजित पवार के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रहा और उसके लिए वोटिंग नहीं कर रहा है अभी। तो ये एक अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बने हुए फिलहाल की तारीख में। लेकिन ये बात भी चाहिए कि अजित पवार को विधानसभा चुनाव तक हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, रखना चाहिए। सीट कम दो उनको, उनके नए कैंडिडेट उतारो और अपने कैडर को समझाओ कि सरकार बनाना जरूरी है, तो वोट उनके लिए आज जरूर करें। बीजेपी और कांग्रेस, इनकी क्या स्थिति है इस वक्त? मैं विधानसभा के लिहाज से पूछ रहा देखिए, बीजेपी तो बहुत स्ट्रांग है, बीजेपी की अपनी स्थिति कभी वीक नहीं हुई है, बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। बीजेपी को जो भी नुकसान हो रहा है वो इनके कारण हो रहा है। जो नाराजगी है कि आप अजित पवार को ला रहे हो, उनको उम्मीदवार को टिकट दे रहे हो, वो नाराजगी बीजेपी के साथ कार्यकर्ताओं की रही है। और जिस तरीके दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी के अंदर लेके आ रहे हो, मुझे लगा अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती या कह देती कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और एकनाथ शिंदे और कांग्रेस का बहुत ज्यादा ग्राउंड नहीं है वहां पर। कांग्रेस जो है वो अभी उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर ही निर्भर है, बहुत ज्यादा ग्राउंड नहीं है। इन्हीं के दम पर वो जीत रही है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट में तो वही रही, 13 सीटें जीत गई, जबकि उसकी उम्मीद नहीं थी। जिसकी 1 सीट जीतती थी, जो 13 सीटों पर जीत गई है। तो कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। जो कुछ है शरद पवार और उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र के अंदर है, उसी का लाभ कांग्रेस को वहां पर मिल रहा है। और इनके जो वोटर है वो शिफ्ट हो रहे हैं, मुस्लिम वोट पूरा इनकी तरफ जा रहा है। इस बार मराठा चला गया, मराठी चला गया। कांग्रेस का फील्ड जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, इनके दम पर हो रहा है। भारतीय जनता बेशक। पार्टी का तो खुद का ग्राउंड है। अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले 228 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो मुझे लगता है कि 130 से 135 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतने की स्थिति में है। इनके साथ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। 130 फिलहाल 103 भाजपा है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की 38 है, एनसीपी अजीत पवार 40 है, कांग्रेस सिर्फ 37 है, शिवसेना उद्धव बाला साहब 15 है, एनसीपी शरद पवार 12 है। इस बात तो हाँ, मतलब बाय एंड लार्ज तो बीजेपी का ही गेम है। बीजेपी का गेम है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की बीच में हम लोग बात नहीं कर पाए थे, पश्चिम बंगाल के उपचुनाव की। उसका डेटा मुझे स्क्रीन पर दे दीजिए जरा एक बार। पश्चिम बंगाल उपचुनाव का आप बात करना चाह रहे हैं। 4 सीटें है ना? हाँ, 4 सीटों का है, और उसमें 3 सीटें ऐसी है जो तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में आए थे, भाजपा से विधायक बने थे, विधायक बनकर तृणमूल में चले गए थे,
इसका मतलब इस्तीफा देना पड़ा। तृणमूल ने उनको लोकसभा का टिकट दिया और वो हार गए, और अब फिर से वहां चुनाव हो रहा है। अब जनता क्योंकि सोचे, बीजेपी के सांसद बीजेपी के विधायक थे वो, तृणमूल में चले गए, तृणमूल ने सांसद का टिकट दिया और वो हार गए, और वो चुनाव हो रहा है। अब जरा आप सोचिए, जनता ठीक ठीक तुरंत बताए कि किसका कौन सा विधायक था। मुझे नहीं समझ आ रहा। ये हर जगह का हाल है। और सचमुच आप लोग एक काम तो किया करिए ना, ये जो ऐसे पलटी मार मार के राजनीति करते हैं, इन लोगों को थोड़ा सबक सिखाइए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। राजनीति में सबको अधिकार है कोई किसी तरफ जाए, जैसे हम लोग बीजेपी की आलोचना खूब करते हैं, लेकिन जहां जो ताकतवर होता है वहां ये काम वो कर रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पास ताकत है, तो बीजेपी से चुना जाता है, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का सांसद, तृणमूल कांग्रेस उसको अपनी तरफ ले लेती है। कौन सा ऐसा जादुई चमत्कार हो जाता है कि उसकी विचारधारा बदल जाती होगी। और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां के मंत्री, वहां के विधायक, उनसे जुड़े गुंडे, वो जिस तरह का काम करते हुए सार्वजनिक तौर पर दिखते हैं। और हाल के दिनों में जो घटनाएं दिखी हैं, संदेश खाली से लेकर अभी जो ताजेमूल जो था या जो पुराना वीडियो जो लीक हुआ, वो सब बताता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह की राजनीति हो रही है। आइए अब जरा पश्चिम बंगाल की बात कर लिए, जरा अरविंद केजरीवाल जी की बात कर लें। बहुत दिनों से नहीं हुई है केजरीवाल साहब की बड़ा बात। उनके साथ शराब घोटाला मामले में चार्जशीट हो गई है व्यूअर्स, और अरविंद केजरीवाल को लेकर इस चार्जशीट में एक तो 38 आरोपी हैं, उसमें 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं। 38 आरोपियों में 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं। और चार्जशीट जो है वो ये कह रही है अरविंद केजरीवाल किंगपिन है और साजिश करता है, ये चार्जशीट कह रही है। तो फिर 38वें नंबर के आरोपी क्यों बनाएगा? गलत काम है, या तो आप नंबर 1 पे रखते हो। 37वें चीफ नंबर मिनिस्टर हैं, तो इस वजह से उनको नंबर 1 पे रखा जाना चाहिए था। नहीं, वो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, शराब घोटाला दिल्ली के साजिश करता है, गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल हुआ, इसकी उन्हें जानकारी थी, जानकारी नहीं, वो इसमें शामिल थे। और चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल और एक आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट्स डिलीट किए गए हैं। के कविता ने विनोद के जरिए, जिसका मैंने भी विनोद चौहान का जिक्र किया, 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिए थे। और इससे साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ चैट से यह साफ होता है कि अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो चैट डिलीट कर दी गई है। और इसमें प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला के नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट्स बरामद हुए हैं। हवाला वाले नोट पे काम करते हैं ना, नोट फाड़ के काम करते हैं ना। अच्छा, 10 रुपया हाँ, दिया, मतलब कोई नोट आपको दिया, एक पार्ट मतलब नोट फाड़ गया बीच में से, अच्छा, और एक पार्टी को आधा हिस्सा है, दूसरे पार्टी को आधा ठीक, हिस्सा। ठीक, जब इनके आदान प्रदान होता है तो नोट मिलाते हैं, मैच कराओ। तो वो फोन से जो है उस नोट के डॉलर था, हाँ, काफी जो है स्क्रीनशॉट जो है वो बरामद हुए हैं। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इनसे ले लिए थे पहले। ये स्क्रीनशॉट दर्शाते हैं कि विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। इसी पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने ये चुनाव के अंदर किया। ये सारी बातें जो हैं इसके अंदर की गई हैं। ये मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित होती है, ये ईडी जो है वो कह रही है, जो बार बार आम आदमी पार्टी यही कहती ना, कौन सा मनी ट्रेल था, किसका पैसा कहां गया, कैसे यूज हुआ, कोई तो बताओ। 1 रुपया चवन्नी नहीं मिली है, ये कह रहे थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट बनाई, इसका मतलब ईडी अब आश्वस्त है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, हम ये भी साबित कर, उनके मुताबिक उनको लगता होगा कि पैसा किसका था, हमें ये पता है, पैसा कैसे चला हवाला के जरिए हमको ही पता है, ये किसको मिला पता है, कैसे खर्च हुआ हमको मिला, और हर कड़ी में हमारे पास सबूत हैं, ये वो कह रही हैं। और ये मोबाइल फोन के शॉट्स भी जो हैं आपकी स्क्रीन पर होंगे, मोबाइल स्क्रीन के शॉट्स जो हैं वो भी उसमें डाले गए हैं, जिसके अंदर बहुत सारी डिटेल, ये मेरे फोन पर आया हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा साहब, ये देखिए 1 रुपए का नोट इस्तेमाल किया गया। देखिए ये ऐसे हवाला का ये चलता है, 1 रुपए का नोट है, उसको उसने हवाला के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे और भी हैं। तो ये फोन में स्क्रीनशॉट रखे हुए थे, इन्होंने स्क्रीनशॉट्स रखे हुए थे। पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत अरविंद केजरीवाल का आबकारी मामले में जो रोल है वो आया। इसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। आम आदमी पार्टी के संरक्षक होने के नाते अरविंद केजरीवाल ने जो कृत्य किया वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय की मुख्य तौर पर वो लाभार्थी हैं। साउथ लॉबी से बतौर रिश्वत 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा इलेक्शन में किया गया। और पीएमएलए के अंडर सेक्शन 70 के तहत आम आदमी पार्टी एक कंपनी की तरह काम कर रही थी। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह काम करते हुए
ईडी ने बताया है और उस कंपनी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल थे, मुख्य साजिशकर्ता उनको बनाया गया है। आरती जी बताइए। सौरभ, अगर ये किंग पिन थे अरविंद केजरीवाल तो नंबर 1 पे होने चाहिए थे चार्जशीट में। वो नहीं है, 38 नंबर पे क्यों है ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया। दूसरा ये कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी अगर वो एस्टैब्लिश कर पा रही है ईडी कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाकई सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं केजरीवाल को भी मिले हैं, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि केस जो है ओपन एंड शट है और इसमें सज़ा हो जाएगी। बाकी अभी देखना पड़ेगा कि कोर्ट में किस तरह की आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से और सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से, और अल्टीमेटली कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन अभी तक चार्जशीट में जो बताया जा रहा है ये बहुत ही गंभीर क्राइम भी है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई रियायत होनी समीर जी, चाहिए। फंस गए केजरीवाल जी अब पक्के तौर पे? बिल्कुल, देखिए तो पहले से तय है कि केजरीवाल का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को 1.5 साल से बेल नहीं मिली है, संजय सिंह गिरफ्तार हुए और ईडी बार बार कह रही है कि इसके अंदर जो मुख्य साजिश करता है वो अरविंद केजरीवाल रहे हो। जो पूरा पैसों का लेन देन हुआ है गोवा चुनाव के लिए, जो पंजाब चुनाव में लिया गया है, जो के कविता ने साउथ की लॉबी के माध्यम से जो पैसा भेजा था वो पूरा अरविंद केजरीवाल की देखरेख में आया है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है। क्लियर करते, चार्जशीट कोई एजेंसी फाइल करती है मतलब मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट। हाँ, मतलब उनके पास सबूत आ गए। जो अगर चार्जशीट कर रहे हैं तो चार्जशीट को आप खारिज नहीं कर सकते। चार्जशीट में आपने इसका नाम ले दिया है और जो आरोप लगाया है वो आपको वो प्रूव करना पड़ेंगे। और मुझे लग रहा है जब उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं उसके बाद चार्जशीट में नाम लिया जाता है। मतलब ट्रायल असली अब शुरू होगा। अब शुरू होगा। और जो उन्होंने आरोप लगाया उसके सारे एविडेंस जो ईडी बार बार कह रहे थे कि हमें इसके जोड़ना है। अरविंद केजरीवाल को हम अभी तक इसलिए गिरफ्तार नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें इसके अंदर लिंक जोड़ नहीं पा रहे थे। जिस तरीके से के कविता गिरफ्तारी के बाद से लगातार जानकारी दे रही है, जिस तरीके से राघव मुंगटा ने जानकारी दी है, जिस तरीके से जो हवाला का ट्रांजैक्शन गोवा के लिए किया था, मुझे लगता है कि वैभव कुमार जो गिरफ्तार है उन्होंने भी कुछ जानकारी दी होगी जो बंद है कि केजरीवाल ने किस तरीके से पैसा लिया है। अब मुझे लग रहा है कि पूरी लिंक अब ईडी ने एस्टेब्लिश कर ली और यह केस ईडी के नाक का सवाल था। जिस तरीके से लगातार ईडी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से ईडी पे आरोप लग रहा था कि ये भाई राजनीति से प्रेरित होकर इस केस में कर रही है और जिस तरीके से लोअर कोर्ट ने अचानक बेल दे दी, ईडी को भागकर हाईकोर्ट जाना पड़ा, हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की बेल को रुकवाना पड़ा, तो ईडी इस बात को जानता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े खिलाड़ी है राजनीति के भी और इस तरह के कामों के भी। और उनके साथ वकीलों की एक बड़ी फौज है जो उनको छुड़वाने के लिए जुटी हुई है। और अगर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बेल मिल जाती है तो ये ईडी के लिए भी एक अपमानजनक रहता है कि आपने मुख्यमंत्री के ऊपर कैसे आरोप लगाए थे। अब ये सब बयान इसने इस पर आरोप उस पर वो सब की कहानी खत्म हो गई है। चार्जशीट फाइल हो गई है, ट्रायल शुरू हो जाएगा जल्दी। अब जो होना है अदालत के अंदर होना है। अब ईडी को बेसिकली तो अब ईडी की चुनौती है कि वो अब केस साबित करे अपना। हाँ, मतलब जो भी उसने फैक्ट्स एंड एविडेंसेस दिए है उसको ठीक से करे। अच्छा, एक चीज और, चार्जशीट मतलब ये नहीं कि कुछ जुड़ नहीं सकता, इसमें जो कहा है उससे आप पलट नहीं सकते। यानी अभी सप्लीमेंट्री कई चीजें इसमें जुड़ सकती हैं। और देखिए अरविंद जी के लिए अब संकट इसलिए भी खड़ा हो गया है कि पॉलिटिकली अब उनका मसला कोई नहीं उठा रहा है। आप इसको समझिए, ये लीगल तो जो है वो तो फ्रॉम द डे वन था कि कानून का चलना था। पॉलिटिकली अब राहुल गांधी जब से एलओपी हो गए हैं, पार्लियामेंट में बोला राहुल गांधी ने नाम लिया। मैं वही कह रहा हूं कि वो नाम लेना अलग चीज है, लेकिन आज पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर पॉलिटिकल इशू है क्या अरविंद जी की गिरफ्तारी? नहीं, इस चार्जशीट के बाद नहीं हुआ है और अब तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा देखिए, राजकुमार आनंद जी जो उनके मंत्री थे बसपा में गए थे, अब आ गए भाजपा में। एक और सिटिंग एमएलए है वो भी आम आदमी पार्टी का आ गया है भाजपा में। तो ये भी कई बार ऐसे संकेत होते हैं ना कि जहां पार्टी ताकतवर होती है वो खींच लेती है। दूसरा, कई बार नेता भी उसको लगता है 25 में विधानसभा के चुनाव भी। चलिए साहब, ये अरविंद केजरीवाल जी पर हम आज अपना कार्यक्रम वाइंड अप करते हैं। वो सर, इसमें भी केजरीवाल जब भी अभिषेक मनु संघवी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि मेरे केस का क्या हुआ, वो कहते हैं तो वो कहते हैं मेरे राज्यसभा केस का क्या हुआ। चलिए।